डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 29। सुबह का वक्त। नयन कॉलेज चला गया था अपने असाइनमेंट को सबमिट करने के लिए, और उसने एक और गाड़ी मंगवा ली थी ताकि ड्राइवर सुकून और नूर को घर लेकर चला जाए, और वो दोनों सुबह सुबह वहां से ओबरॉय मेंशन के लिए निकल गए थे। और यहाँ पर राजीव जी एक मीटिंग के लिए रेडी हो रहे थे। तभी कमरे में मोनिका आए और उसने उसके लिए और मान्यता के लिए चाय के कप टेबल पर रख दिए और बोली, मैं चाय ले आई हूँ। राजीव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोनिका ने कहा, मैं चाय ले आई हूँ। राजीव जी ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया तो मोनिका उसके पास गई और बोली, आपको सुनाई कम देने लगा है क्या? राजीव जी, मैंने बोला कि मैं चाय ले आई हूँ, पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। राजीव जी इस बार उसकी तरफ मुड़ गए और बोले, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा, मतलब मैं बिजी हूँ। इस तरीके से आज तक उसने उसके साथ बर्ताव नहीं किया था। मोनिका ने कहा, कोई गलती की क्या मैंने? तभी वॉशरूम से नहाकर और तैयार होकर मान्यता आए और बोली, गुड मॉर्निंग मोनिका। मोनिका ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा और कहा, मुझे कोई गलती हुई क्या मान्यता जी? मान्यता ने कहा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, क्या हुआ? मोनिका ने राजीव जी को देखते हुए कहा, तो ये इतना उखड़े उखड़े से मेरे साथ क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कुछ किया है क्या? मान्यता को समझ आ गया था कि वो यश की वजह से मोनिका से थोड़ा नाराज है। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुम जाओ, हम चाय पी लेंगे। मान्यता की वॉशरूम से आते ही सबसे पहले अपनी नज़र को टेबल की तरफ गई था। मोनिका ने बस अपना सिर हिलाया और फिर वहां से चली गई और उसने सर्वेंट को बता दिया कि क्या नाश्ता बनेगा। वो बैठी ही थी तभी सुकून और नूर एक साथ अंदर आए। सुकून सोफे पर बैठ गई। मोनिका ने कहा, बैठना नहीं है, जाओ तैयार हो जाओ। स्कूल नहीं जाना है क्या? मोनिका ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, जाओ तैयार हो जाओ। सुकून स्कूल के लिए खड़ी हो गई और कमरे में जाकर स्कूल के लिए रेडी होने लगी। थोड़ी देर बाद नाश्ता हुआ और सब अपने काम के लिए निकल गए। नयन ख्वाहिश के घर से ही पहले कॉलेज गया था और वहीं से अपनी कंपनी गया था, और वहां पर जो उसके एक्स्ट्रा कपड़े थे वहीं पर उसने शावर लिया था और अपने एक्स्ट्रा कपड़े में से एक बिजनेस सूट पहनकर वो सीईओ की कुर्सी पर बैठ गया था। वो वक्त के साथ काफी ज्यादा स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग और हैंडसम हो गया था। ये वो था ही नहीं जो कि बात बात पर और छोटी छोटी चीजों पर चिढ़ जाया करता था। जो जैसा चल रहा है वो चलने दिया करता था। उसके लिए सिर्फ एक ही जिद थी और वो थी सुकून, लेकिन अब ये जिद दिखती नहीं थी किसी को, क्योंकि अब वो अपनी जिद को छुपाने में और उसे संभाल कर रखने में काफी माहिर हो गया था। नयन ने राजीव जी को फोन किया जो कि रास्ते में थे। राजीव जी ने फोन उठाया और कहा, बोलो नयन। नयन ने कहा, आप जा रहे हैं या फिर मैं जाऊं? दूसरी तरफ राजीव जी ने कहा, नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम कंपनी देखो। उसके बाद उसने फोन को कट कर दिया और गाड़ी को शांति से ड्राइव कर लिया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक क्लब के बाहर आकर रुकी। वहां पर पहले से एक गाड़ी मौजूद थी और उस गाड़ी के बाहर राजीव जी का असिस्टेंट मौजूद होता था। राजीव जी बाहर आए और अपने असिस्टेंट के पास जाते हुए बोले, आ गया वो इंसान? असिस्टेंट ने कहा, सर वो तो आ गए, लेकिन ये लोग आपको ऐसी जगह क्यों बुलाते हैं? राजीव जी ने कहा, क्या करें, कुछ लोग होते ही हैं ऐसे। दिन में भी उनके कदम घर पर या कंपनी में नहीं टिकते, दिन में भी ऐसी जगह आना होता है। असिस्टेंट ने कहा, क्या ऐसे इंसान के साथ डील करना ठीक होगा? और सर आप मना कर देते कि मुझे नहीं आना, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ऐसी जगह पर। राजीव जी ने आगे बढ़ते हुए कहा, मन मेरा भी नहीं करता, लेकिन काम है, बीवी बच्चों का पेट पालना है, उसके लिए कुछ सैक्रिफिस देने पड़ेंगे। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट और कुछ बॉडीगार्ड के साथ अंदर आ गया। यहाँ पर अभी भी नाच गाना और शोर था, लेकिन रात के मामले में थोड़ा सा ढीला पड़ा हुआ था, क्योंकि दिन के उजाले में कोई भी इधर नहीं आता था। मुश्किल से ही कुछ लोग आते थे और ये वो लोग होते थे जिनसे रुका ही नहीं जाता था बिल्कुल भी। राजीव जी ने कहा, यहाँ कहाँ है वो? दिख नहीं रहा। उसके असिस्टेंट ने कहा, यहाँ नहीं है सर, एक रूम के अंदर है। राजीव जी उस तरफ जाने लगे तभी उन्होंने एक लड़की को देखा। वो किसी आदमी की ओर झुकी हुई थी। उस लड़की ने बहुत ही हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसे वो आदमी कहीं जाना पहचाना सा लगा। उसके असिस्टेंट ने कहा, यहाँ नहीं है सर, एक रूम के अंदर है।
राजीव जी उस तरफ जाने लगे, तभी उन्होंने एक लड़की को देखा। वो किसी आदमी की ओर झुकी हुई थी। उस लड़की ने बहुत ही हॉट एंड सेक्सी ड्रेस पहनी हुई थी। उसे वो आदमी कहीं जाना पहचाना सा लगा। असिस्टेंट ने कहा, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? असिस्टेंट ने कहा, सर आप यहाँ क्यों खड़े हैं? राजीव जी ने कहा, हाँ चलो। उसके बाद वो जाने लगे, तभी उसको हल्की सी झलक के साथ वो आदमी नजर आया और उसने कहा, यश धनराज यहाँ क्या कर रहा है? उसके बाद उसने अपने कदमों को मोड़ लिया और उस तरफ गया। उसने उस लड़की की बात सुनी, आज मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से शराब पिलाई है यश। आज तो मेरे पास आओगे, प्रॉमिस तुम्हें इस पूरी इंडस्ट्री का बादशाह मैं फिर से बना दूंगी। यश जो कि नशे में जा चुका था और बेहोश था, उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक कोने में खड़ा था, इसलिए कोई उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा था। उस लड़की ने धीरे धीरे यश की शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया। राजीव जी का असिस्टेंट उस तरफ आया और उसने कहा, क्या करे सर, ये हमेशा यही आते हैं और कोई काम तो है नहीं अब उनके पास। सारा का सारा पैसा इनका शराब में जा रहा है और उनकी तन्हाई का साथ ही बस शराब ही रह गया है। एक बार आप कोशिश कीजिए ना मोनिका मैडम से बात करने की, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। राजीव जी ने कहा, मैंने कोशिश कर ली, अब देखते हैं कि क्या होता है। कितनी तन्हाई होती है और ये तन्हाई कितनी तबाही लेकर आती है। उसके बाद उसने अपने बॉडीगार्ड को बोला कि इस लड़की को यश के ऊपर से दूर करें, ये पक्का शायद कोई स्कैमर है। तभी राजीव जी की नज़र सोफे के पास लगे एक छोटी सी हिडन कैमरा की तरफ गई। उस हिडन कैमरा पर राजीव जी की पैनी नज़र गहराई से उस पर पड़ गई। उनकी नज़र से वो कैमरा नहीं बच पाया, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम स्टार्टिंग में होते थे और वो फंस भी जाया करते थे, लेकिन काफ़ी बार खुद को निकालने में कामयाब भी हो जाते थे, और ऐसा अब यश के साथ हो रहा था। ये सब भी उसके साथ बहुत बार होने की कोशिश की गई है, बस वो हमेशा बच जाता था, क्योंकि वो कभी इस तरीके से यश की तरह पियक्कड़ बनकर नशे में धुत नहीं हुआ करता था। उनकी नज़र से वो कैमरा नहीं बच पाया, क्योंकि उनके साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम स्टार्टिंग में होते थे और वो फंस भी जाया करते थे, लेकिन काफ़ी बार खुद को निकालने में कामयाब भी हो जाते थे, और ऐसा अब यश के साथ हो रहा था। ये सब भी उसके साथ बहुत बार होने की कोशिश की गई है, बस वो हमेशा बच जाता था, क्योंकि वो कभी इस तरीके से यश की तरह पियक्कड़ बनकर नशे में धुत नहीं हुआ करता था। वो बॉडीगार्ड उस लड़की की तरफ गए और वो लड़की जो यश की शर्ट के लगभग सारे बटन को खोल चुकी थी और अपने हाथों को उसके सीने पर चल रही थी, और यश की आंखें कभी बंद होती कसकर तो कभी वो ढीली पड़ जाती थी, कभी माथे की लकीरें आपस में सिमट जाती तो कभी वो बिल्कुल फैल जाती, पर उसे होश बिल्कुल नहीं था और वो लड़की उसके करीब जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से किसी ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और वो बिल्कुल हैरान हो गई। उस लड़की ने अपनी ड्रेस को अपने सीने की तरफ से बिल्कुल नीचे अपने पेट पर कर दिया था और अपनी ब्रा को भी निकाल कर एक तरफ रख दिया था। उसके वो उभरते हुए सीने साफ साफ दिख रहे थे। राजीव जी ने तुरंत अपनी नज़रों को दूसरी तरफ कर लिया और उसके असिस्टेंट ने भी, लेकिन उन बॉडीगार्ड का ये काम था, उन्होंने तुरंत उसके कपड़ों को एक झटके से ऊपर किया और उस लड़की को यश से दूर कर दिया, और वो लड़की अपने पैरों को और हाथों को हिला रही थी, लेकिन वो कमज़ोर लड़की क्या ही कर सकती थी। राजीव जी यश के पास गए और उसका माथा देखा, जो कि अग्नि की तरह तप रहा था। शायद उसे रात से ही बुखार था। उसने यश को हल्का सा सहारा दिया। वो अपनी बेहोशी में भी सिर्फ 2 ही नाम बड़बड़ा रहा था, मोनिका, सुकून, मोनिका, सुकून, मोनिका, सुकून, और कोई नाम उसके लफ्ज़ पर पड़ ही नहीं रहा था। राजीव जी यश के पास गए और उसका माथा देखा, जो कि अग्नि की तरह तप रहा था। शायद उसे रात से ही बुखार था। उसने यश को हल्का सा सहारा दिया। वो अपनी बेहोशी में भी सिर्फ 2 ही नाम बड़बड़ा रहा था, मोनिका, सुकून, मोनिका, सुकून, मोनिका, सुकून, और कोई नाम उसके लफ्ज़ पर पड़ ही नहीं रहा था। राजीव जी को उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने अपने असिस्टेंट से कहा, एक काम करो, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और कबीर को फ़ोन करो। कहाँ है वो? असिस्टेंट ने कहा। ड्राइवर ने बताया वो घर पर ही थे और शायद ये बताकर नहीं आए कबीर को। मैं उन्हें फ़ोन कर दूंगा, पर मीटिंग। राजीव जी ने कहा, मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, तुम्हें थोड़ी लेनी है, तुम इसे लेकर जाओ बस। राजीव जी ने कहा, मीटिंग मुझे अटेंड करनी है, तुम्हें थोड़ी लेनी है, तुम इसे लेकर जाओ बस। असिस्टेंट ने यश को सहारा दिया और फिर वो उसे लेकर जाने लगा। तभी राजीव जी ने कहा, रुको। असिस्टेंट रुक गया और उसने कहा, तुम यहीं रुको। उसने फिर अपने बॉडीगार्ड को बोला कि वो उसे लेकर जाए। उसके बॉडीगार्ड उसे लेकर चले गए।
बस एक ही बॉडीगार्ड उन दोनों के लिए रह गया। वो दोनों उस फ्लो की तरफ जाने लगे जहां पर मीटिंग थी। असिस्टेंट ने कहा, सर ये क्या हालात बन गई है इनकी। मोनिका मैडम बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल हो रही है। राजीव जी रुक गए और कहा, तुम मेरी एक हेल्प करोगे। असिस्टेंट ने कहा, आपका हुक्म सिर आंखों पर सर, जो बोलोगे मैं वो करूंगा। राजीव जी ने उसे देखा और कहा, जिस डायरेक्टर की वजह से यश को 2 साल की जेल हुई, मुझे उससे कांटेक्ट करना है। असिस्टेंट हैरान हो गया और बोला, उससे क्यों कांटेक्ट करना है सर आपको, और वो तो काफी बूढ़े हो गए हैं। उन्होंने डायरेक्टिंग लाइन छोड़ दी है। उनका बेटा कर रहा है ये सब और काफी अच्छा कर रहा है, प्रोग्रेसिव है। राजीव जी ने कहा, क्योंकि मुझे जानना है कि उस थप्पड़ में ऐसा किया था जो 2 साल की जेल हुई। पक्का कुछ और बात थी, किसी और चीज का बदला उतारा है डायरेक्टर ने यश के ऊपर। थप्पड़ मारने पर 2 साल हो जाए इम्पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की जेल हो सकती है अगर आदमी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो। और वो डायरेक्टर उस वक्त पर कोई ज्यादा फेमस भी नहीं था। नाम था उसका लेकिन कोई टॉप लिस्ट में उसका नाम नहीं आता था। इसलिए मुझे जानना है कि एग्जैक्टली उस वक्त हुआ क्या था। असिस्टेंट ने कहा, हो जाएगा, रात तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और कुछ? राजीव जी ने कहा, एक नया डायरेक्टर आया है लाइन में शायद। सुना है कि अच्छी डायरेक्टिंग करता है और उसे कुछ ऐसे चेहरे की जरूरत है जो कि ज्यादा फेमस नहीं है या फिर अभी तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए नहीं है। असिस्टेंट ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं आपका मतलब समझ गया। आप चाहते हैं कि यश को मैं उस डायरेक्टर के पास लेकर जाऊं ताकि उसे मैन लीड के लिए साइन कर लिया जाए। राजीव जी के चेहरे पर मुस्कान आए और वो बोले, लेकिन बताना मत। और हाँ, प्रोड्यूसर से कह देना कि प्रोड्यूसिंग का पैसा राजीव ओबरॉय देगा। फिर पक्का यश को लिया जाएगा, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा उसे लेने के लिए, फिर वो मान जाएगा। ठीक है, जाओ अपना काम करूं, मैं मीटिंग ले लेता हूं। असिस्टेंट उसके काम के लिए तुरंत वहां से निकल गया और राजीव जी मीटिंग के लिए चले गए। 1 घंटे बाद उनकी मीटिंग सक्सेसफुल हुई। यह मीटिंग जितने की थी उसमें से आधे पैसों में भी अगर यश की मूवी में वो प्रोड्यूसिंग का काम करता तो उसे बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलती। और यश जो कि एक वक्त जेल जा चुका था, जिसके ऊपर इतने सारे स्कैंडल बन चुके थे, अगर वो मूवी इंडस्ट्री में एज ए लीड हीरो वापस आएगा तो पूरी दुनिया उसे देखने जरूर जाएगी। उसे पता था वो दुनिया आखिर देखेगी कि कौन से इस महान डायरेक्टर ने उसे चूज किया है और उसकी एक्टिंग में कोई निखार है या फिर वो आज भी वैसा ही है और वो इस सब के लिए भी जाते मूवी देखने के लिए। उसको लेकर कोई नया स्कैंडल, कोई ट्रोलिंग सीन कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी 10 साल से काफी धीमी पड़ गए थे। हर जगह यश छा जाने वाला था। अगर उसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक बार मिल जाता मूवी का, और वैसे भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो 60-60 साल के हीरो 25-25 साल के नौजवान का किरदार प्ले करते हैं, तो यहाँ पर तो यश की उम्र सिर्फ 45 साल थी। वो अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ा दिया। उसने एक और मैसेज असिस्टेंट को डाल दिया कि कोई ऐसी हीरोइन होनी चाहिए उसके साथ जिसकी लाइन बिल्कुल क्लियर हो, बहुत ज्यादा स्कैंडल में ना फांसी हो और शादीशुदा हो, ताकि कोई ब्लेम भी ना आए यश के ऊपर। राजीव जी ने सोच लिया था कि वो यश को कुछ भी करके ऊपर उठाएंगे और जो उसका हल है कि उसे ठीक करेंगे। मोनिका से चाहे अब हाथ जोड़कर विनती ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन वो करेंगे। और सुकून और मोनिका को यश की तरफ करेंगे। और मोनिका को मनाने से पहले सुकून का दिमाग जिसके लिए ठीक करना बहुत जरूरी था। एपिसोड 30। 2 दिन बाद धनराज मेंशन। सुबह का वक्त हो रहा था। यश अभी तक अपने कमरे में था और सो रहा था। वो रात को क्लब से आया था और उसे कबीर लेने गया था। यश ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी, तो यश के आदमियों ने कबीर को बोल दिया था, क्योंकि वो उनके कहने से तो घर नहीं जाता, लेकिन कबीर के कहने से जरूर आता। कबीर जल्दी से भागते हुए उसके कमरे में आया तो उसने देखा कि वो सो रहा है। उसने तुरंत पानी का जग उठाया और अपने पापा के चेहरे पर डाल दिया। वो अपने होठों को अपने दांतों में दबाकर धीरे धीरे हंस रहा था। यश एकदम से हड़बड़ा गया और उठकर बैठ गया और बोला, क्या है ये सब? कबीर तुरंत उसके पास आकर बैठ गया और उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, पापा गुड न्यूज़। यश ने कहा, क्या गुड न्यूज़? मोनिका और सुकून आ रही है। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, भूल गया था कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपकी बेटी और आपकी बीवी, मतलब आपकी मोहब्बत, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन हाँ है। यश ने पूछा, क्या बताओ? अब उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। कबीर ने अपना फोन निकाला और कहा, आपको एक फिल्म में मेन लीड के लिए ऑफर आया है। पापा प्लीज मना मत करना, इसे कर लीजिए। यश ने कहा, डायरेक्टर कौन है? कबीर ने कहा,
संग्राम शेट्टी, वो एक नया एक्शन डायरेक्टर आया है ना, वो प्लीज कर लीजिए ना पापा। यश ने कह, ज्यादा पैसा नहीं लगा सकता है और ये मुझे उठा भी नहीं सकता, इसलिए मुझे नहीं करना। कबीर ने कहा, लेकिन थोड़ा तो उठोगे ना पापा, प्लीज मेरे कहने से इस बार ये कर लीजिए। प्लीज, अगर आप नहीं उठे ना तो परमानेंट एक्टिंग लाइन को छोड़ देना। प्लीज 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 मेरे लिए इस फिल्म को कर लीजिए प्लीज। यश ने कहा, क्या मिलेगा, बदनामी, मुझे नहीं चाहिए। कबीर ने कहा, कुछ नहीं मिलेगा और मैंने हीरोइन के बारे में चेक किया है। हीरोइन का नाम पूजा भाटिया है और ये तो मैरिड है और बहुत ही क्लियर है इसकी लाइन। प्लीज बाबा, मान चाहिए ना। पूजा भाटिया कम से कम यश से 12 साल छोटी थी और उसने लगभग 2 साल पहले शादी की थी। यश ने कहा, पर सुनने में आया था कि प्रेग्नेंट है। कबीर ने कहा, तो क्या हो गया पापा, और वैसे भी कभी कुछ दिन पहले ही हुई है। काम तो कर ही सकती है और उसकी मर्जी है, करना ना करना। और पूजा भाटिया की लाइन बिल्कुल क्लियर है और ये संग्राम शेट्टी काफी सुलझा हुआ आदमी है। प्लीज बाबा, कर लीजिएगा। कबीर था तो सुकून से लगभग 9 महीने छोटा, लेकिन उसकी बातें सुकून से भी तेज थी और काफी बड़ों वाली थी। शायद माँ का साया न होने की वजह से और यश की ऐसी हालत की वजह से वक्त ने उसे बहुत पहले ही बड़ा बना दिया था। कबीर यश को आश भरी नजरों से देख रहा था। यश ने कहा, ठीक है, मैं आज ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ। कबीर ने कहा, और पापा प्लीज कोई गड़बड़ मत करना, क्योंकि आप कभी कभी फिल्म न करने के चक्कर में जानबूझकर गलत ऑडिशन देते हैं। यश ने कहा, नहीं करूँगा, सब कुछ परफेक्ट करूँगा और तुम्हें चलना है मेरे साथ। कबीर ने कहा, हाँ चलूँगा ना। मैं एक काम करता हूँ, कैब बुक कर लेता हूँ दोनों के लिए, आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाए। उसके बाद उसने ऑनलाइन एक छोटी सी कार बुक कर ली। उसके बाद वो किचन में चला गया। उन दोनों के लिए कुछ खाने के लिए बनाने के लिए नौकर के नाम पर भी कोई नहीं था। घर पर सारी साफ सफाई कबीर अकेला करता था। वो मेंशन भी अब उनका खुद का नहीं था बल्कि बिक चुका था। वो अपने ही मेंशन में किराएदार की तरह रहते थे और ये बात बहुत ही गिने चुने लोग जानते थे। थोड़ी देर में नाश्ता करने के बाद यश और कबीर ऑडिशन देने के लिए फिल्म सेट की तरफ चले गए। यहाँ दूसरी तरफ ओबरॉय मेंशन में राजीव इस वक्त लैपटॉप पर कोई काम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर उसके असिस्टेंट का मैसेज आया कि आज यश ऑडिशन देने जा रहा है। राजीव जी को एक तसल्ली मिल गई और उन्होंने सोचा कि अब सुकून से बात की जाए, इसलिए सुकून से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ चले गए। यहाँ दूसरी तरफ सुकून अपने कमरे में थी ही नहीं, वो नयन के कमरे में थी और उसके ऊपर चढ़कर उसे बार बार मार रही थी। नयन उसकी मार खा रहा था। नयन ने उसकी कमर को कस के पड़ा हुआ था। नयन ने कहा, ये सब क्या है, क्यों बार बार मार रही हो? क्या मिलेगा मारकर? क्या तुम्हारी जिद को पूरा कर दूंगा? नहीं। सुकून ने इस पर उसे मारते हुए कहा, लेकिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्लीज चलो ना आउट ऑफ इंडिया, मुझे जाना है। नयन ने जवाब दिया, लास्ट ईयर गए थे हम। सुकून से कहा, लास्ट ईयर गए थे, इस ईयर कब जाएंगे? मेरा बर्थडे आएगा, हम बाहर जाकर सेलिब्रेट करें। नयन इस पर बिल्कुल उठकर बैठ गया और सुकून के पैर नयन की कमर पर लपेट लिए। नयन ने उसे बिल्कुल अपने आप से चिपकाते हुए कहा, तुम्हारा बर्थडे हमने लास्ट टाइम बाहर ही सेलिब्रेट किया था, इस बार यही घर पर होगा और मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं जा सकता। तुम अपने दोस्तों के साथ चली जाओ। सुकून ने कहा, लेकिन मेरा सुकून, मेरा बर्थडे मुझे दोस्तों के साथ नहीं, आपके साथ मनाना है। प्लीज मान जाओ ना मेरी बात। नयन ने कहा, नहीं, और तुम मेरे ऊपर से उठो, मुझे कंपनी के लिए लेट हो रहा है। उसके बाद उसने खुद से ही सुकून को अपने आप से दूर किया, तो सुकून उसके पीछे पीछे चलने लगी। सुकून ने उसे वॉल से लगाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, ओ मिस्टर, मेरी बात मानते हो कि नहीं मानते हो? नयन इस पर अपनी निगाहों को छोटा करते हुए कहा, क्या करोगी अगर नहीं मानूंगा तो? सुकून ने बिल्ली जैसा चेहरा बनाया और कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। प्लीज मेरी बात मान जाओ ना, मुझे लेकर चलो ना, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। उसके बाद वो बिल्कुल उससे चिपक गई और उसके सीने पर अपनी उंगली रखकर उसे अंदर की तरफ बढ़ाने की कोशिश करने लगी। नयन ने कहा, इससे सिर्फ तुम्हारी उंगली में दर्द होगा और तुम्हारा नाखून टूट जाएगा, मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुकून ने अपना हाथ हटाया और उसके चेहरे पर सेडिक्टिव तरीके से चलाते हुए बोली, प्लीज मान जाओ ना नोनू, प्लीज प्लीज कहीं चले ना प्लीज। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बार बार झपकाना चालू किया ताकि उसकी अदाओं से वो पिघल जाए।
लेकिन वो इतनी आसानी से उसकी बात मान जाए, ऐसा होने थोड़ी वाला था। सुकून ने कहा, मान क्यों नहीं रहे? नयन ने कहा, क्योंकि मुझे मानना नहीं है और अब छोड़ो, मुझे नहाने जाना है। सुकून ने कहा, नहाने तो मुझे भी जाना है। इस पर नयन उसे घूर घूर कर देखने लगा। सुकून ने कहा, ना प्यार करते हो, ना किस करते हो, ऐसी हमारी शादी अधूरी लगती है। नयन ने इस पर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे वॉशरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी कमरे में राजीव जी दाखिल हुए, जो कि सुकून को ढूंढते हुए पहले तो उसके कमरे में गए थे, लेकिन जब उन्हें वो वहां नहीं मिली तो उन्हें यकीन हो गया कि वो नयन के कमरे में ही होगी। जब उन्होंने सुकून को इस तरीके से नयन की बाहों में देखा तो राजीव जी ने हल्का सा खांस दिया। नयन के कदम रुक गए और सुकून ने भी मुड़कर उन्हें देखा। वो तुरंत उतर गई। राजीव जी ने कहा, क्या अंदर आ जाओ। नयन को समझ में नहीं आया कि उनके कहने का क्या मतलब था। राजीव जी ने कहा, नहीं, तुम फ्रेश होने जाओ, मुझे सुकून से बात करनी है। नयन ने कुछ नहीं कहा और वो वॉशरूम में चला गया। सुकून उनके पास आए और अपना सर झुका लिया और कहा, सॉरी। राजीव जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, कुछ मांगूं तुमसे तो दोगी? सुकून ने अपना सर ऊपर किया और बोली, क्या देना है? पैसे नहीं दे पाऊंगी, बस बाकी सब दे पाऊंगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने वो पैसे जोड़े हैं। राजीव जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ बात करनी है, पर यहाँ नहीं, तुम्हारे कमरे में। सुकून ने अपना सर हिलाया और फिर वो राजीव जी के साथ उनके कमरे की तरफ चली गई। सुकून राजीव जी के साथ कमरे में आए और बोली, हाँ अंकल, बोलिए। राजीव जी ने कहा, तुम्हारे पापा को लेकर कुछ बात करनी थी। सुकून की आंखें बिल्कुल लाल हो गई और उसने कहा, आपको उनके बारे में क्या बात करनी है, बताए। राजीव जी ने कहा, माफ कर दो अपने पापा को। सुकून ने कहा, क्या बोल रहे हैं आप ये अंकल, ये जानते हुए भी कि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ इतना गलत किया, उसके बावजूद भी। राजीव जी ने कहा, उसने माफी मांग ली है और पश्चात भी कर लिया। सुकून ने कहा, तो क्या इससे उन्होंने मेरी मम्मी के साथ जो किया वो सब बदल जाएगा? उनकी वजह से मेरी मम्मी को कितनी तकलीफ हुई है। राजीव जी ने कहा, और तुम्हारे पापा को नहीं हो रही है अभी तकलीफ? सुकून इस पर बस उन्हें एकटक देखने लगी और फिर बोली, क्या तकलीफ हो रही है उन्हें? कोई तकलीफ नहीं हो रही, अपने मेंशन में आराम से बैठे हुए हैं, बस वो तो प्लीज रोती तो डली मेरी मम्मी है जब वो याद करती है। सुकून की बात पर राजीव जी ने कहा, सुकून, अपनी मम्मी की भाषा तो मत बोलो मेरे सामने प्लीज, ऑलरेडी मुझे तुम्हारी मम्मी ने बहुत गुस्सा दिलाया है। तुम्हारी मम्मी की हालत बिल्कुल सही है और 3-4 दिन भटकी है तुम्हारी मम्मी, लेकिन तुम्हारे पापा पिछले 10 साल से भटक रहे हैं। सुकून ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पापा को हाँ बोल दूं, तो नहीं, मैं उनको हाँ नहीं बोलूंगी, ना ही उन्हें अपना बाप मानूंगी। किस्मत खराब है कि मैं उनकी बेटी हूँ। उसके बाद वो वहां से चली गई। राजीव जी को पता था कि सुकून से यही जवाब आएगा। अब कुछ ऐसा ही हो सकता था जिस पर सुकून यश को उस कंडीशन में देख ले। सुकून वहां से सीधा नयन के कमरे में गई थी और क्लोजेट में जाकर उसने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और वापस अपने कमरे में आ गई। तब तक राजीव जी वहां से जा चुके थे। अब वो अपने स्कूल बैग को लेकर वहां से निकल गई, क्योंकि उसे लेट नहीं होना था। वो घर से बाहर निकली, तभी नयन भी वहां आ गया। उसने कहा, आओ, मैं छोड़ देता हूँ। सुकून के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नयन की गाड़ी की तरफ मुड़ गई और उसकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। नयन ने कहा, आगे आकर बैठो। सुकून ने कहा, आपके साथ बैठी ना मैं, तो मेरा कुछ कुछ करने का मन करेगा, इसीलिए आप गाड़ी चलाओ। उसके बाद सुकून ने अपने बैग में से किताब निकाल ली, क्योंकि आज उसका इंग्लिश का टेस्ट होने वाला था। उसे बिल्कुल भी रिवीजन नहीं था। उसने सोचा कि ऊपर ऊपर से नज़र मार लेती हूँ, कम से कम पास तो हो ही जाऊंगी। गाड़ी तभी जाम में आकर फंस गई और ये जाम काफ़ी बड़ा था, जो कि जीपीएस ट्रैक ने बता दिया था। वो तो शुक्र था कि सुकून आज स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी घर से निकल गई थी, तो वो लेट नहीं होती और टाइम से पहुंच जाती। सुकून ने कहा, मुझे अच्छे से समझ आ गया एग्जाम कब खत्म होगा। मैं बोर हो रही हूँ यहाँ बैठे बैठे और इतनी गर्मी हो रही है। उसके बाद वो विंडो को खोलने लगी, लेकिन तभी नयन ने आगे से ही उसे बंद कर दिया और एसी को चला दिया और तुरंत गाड़ी से उतर गया। सुकून ने कहा, कहाँ जा रहे हो? लेकिन तभी उसने देखा कि नयन कहीं जा नहीं रहा, बल्कि पीछे वाले रास्ते पर आ गया और तुरंत वहां पर आकर बैठ गया। सुकून को समझ में नहीं आया
नयन ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और सुकून उसे हैरानी से देखने लगी और बोली, आप क्या कर रहे हो? नयन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे सेडिक्टिव नज़रों से देखते हुए कहा, वही जो तुम्हें चाहिए था। उसके बाद उसने उसे पूरी तरीके से बैक सीट पर लेटा दिया। सुकून बिल्कुल हैरान हो गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर नयन के होंठ महसूस हुए, जो कि उसे किसके साथ साथ लव फाइट भी दे रहे थे और अपनी टंग से लिक भी कर रहा था। सुकून को इस पर गुदगुदी हो रही थी और उसने कसकर नयन को पकड़ लिया। उसका ये मीठा मीठा एहसास सुकून को सहने पर कभी कभी मजबूर कर दिया करता था। तभी नयन ने उसका चेहरा पकड़ा और कहा, तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हें किस करना चाहता था? सुकून एकदम से हैरान हो गई और वो बोली, सच में? उद्धरण चिन्ह। नयन ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और फिर एकदम से उसके होठों की तरफ बढ़ गया और उसे छेड़ने लगा। सुकून की आंखें बिल्कुल बड़ी हो गई और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया और नयन के बालों में अपनी उंगलियों को फंसाया और उन्हें चलाने लगी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजा। सुकून ने कसकर ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट को कसकर पकड़ हुआ था और उस पर अपने पैर लगाए हुए थी। नयन ने देखा तो हैरान हो गया और उसने सुकून को कहा, सुकून, तुम्हारा स्कूल आ गया, निकलो गाड़ी से। लेकिन सुकून थी कि उसके चेहरे पर मदहोशी छाई हुई थी। एक अपना सपना नयन के साथ किसको सपने में ही पूरा कर लिया था। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।